हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि x कोई समुच्चय है जिसमें 5 अवयव है, 1 2 3 4 5, y कोई समुच्चय है जिसमें 5 अवयव है, 1 3 5 7 9, तो हमें ज्ञात करना है कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन समुच्चय x से y पर एक फलन है। और यहाँ पे देखो 4 प्रश्न अपने को दे रखे हैं। चारों प्रश्नों में अलग एक समुच्चय दे रखा है जिनको हम संबंध भी बोल सकते हैं क्योंकि क्रमित युग्म के रूप में दे रखे हैं। यहाँ पे देखो R1 संबंध समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है जिसमें x y से बना एक क्रमित युग्म है जहाँ पे y का मान x + 2 के रूप में परिभाषित है। x का मान बड़े वाले x समुच्चय से आ रहा है, y का मान बड़े वाले y समुच्चय से आ रहा है। R2 संबंध इस तरह से है, इसमें अवयव है 1 1 2 1 3 1 3 3 4 3 5 5। R3 में 1 1 1 3 3 5 3 7 5 7। R4 में 1 3 2 5 4 7 5 9 3 1। इस तरह से एक एक करके हमको इसको हल करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हमको ये ज्ञान होना चाहिए कि कोई भी संबंध फलन कब होता है। तो लिखेंगे हम लोग कोई भी संबंध फलन हो इसके लिए कुछ शर्तें अनिवार्य है। तो लिखेंगे इसके लिए आवश्यक है कि यहाँ पे देखो क्या आवश्यक है। देखो पहली शर्त अपने पास इस तरह से आ जाती है कि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में कोई ना कोई प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। कोई ना कोई प्रतिबिंब मिलना चाहिए। इसके बाद देखो दूसरी शर्त अपने पास फलन के लिए ये आवश्यक है कि प्रांत में ऐसा कोई अवयव नहीं मिलना चाहिए जिसके अपने को सह प्रांत में एक से अधिक प्रतिबिंब मिल जाए। तो हम लोग लिखेंगे प्रांत में ऐसा कोई भी अवयव नहीं मिलना चाहिए जिसके सह प्रांत में एक से अधिक प्रतिबिंब हो। सह प्रांत में एक से अधिक प्रतिबिंब हो। अब देखो उसके बाद हम लोग कुछ चीजें और बता देते हैं। यहाँ पे मान लो कि R कोई संबंध है जो कि A से B में परिभाषित है। तो A को जो पहले वाला समुच्चय होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रांत, और ये जो दूसरा वाला समुच्चय होता है उसको बोलते हैं सह प्रांत। इसके अलावा एक पद और होता है जिसको हम लोग परिसर बोलते हैं। तो देखो इनको इस तरह से परिभाषित किया जाता है। प्रांत मतलब एक ऐसे अवयव का समुच्चय जो x के मान होते हैं और जिनके लिए fx परिभाषित होता है। ठीक है, फिर परिसर का नंबर आता है। तो परिसर में ये बोलते हैं कि प्रांत में उपस्थित सारे के सारे मान जो x के मान है वो fx में रखने पर जो समुच्चय बनता है वो परिसर कहलाता है। अब परिसर जो है उपसमुच्चय होता है सह प्रांत का। इस तरह से हम लोग जो है प्रांत, सह प्रांत और परिसर को परिभाषित करते हैं। इसके बाद देखो एक एक हम लोग संबंध को उठाएंगे या एक एक समुच्चय को उठा के चेक करेंगे कौन सा फलन है या नहीं है। तो सबसे पहले R1 की हम लोग बात कर लेते हैं। R1 हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में इस तरह से व्यक्त करते हैं। तो एक्स वाई जहां पे y बराबर में x + 2 होना चाहिए या 2 + x भी बोल सकते हो। तो x बड़े वाले x से होना चाहिए और y बड़े वाले y से होना चाहिए। यहाँ पे बड़ा वाला x जो दे रखा है वो समुच्चय है 1 2 3 4 5। ठीक है, और जो बड़ा वाला y समुच्चय है वो इस तरह से परिभाषित है। इसको भी हम लोग लिख देते हैं 1 3 5 7 9। इसको लिखेंगे हम लोग 1 3 5 7 और 9। तो देखिए इसको पहले तो हम लोग रोस्टर रूप में परिभाषित कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो निकालते हैं इसका रोस्टर रूप। यहाँ पे x बराबर 1 के लिए y का मान निकालेंगे। तो y बराबर में x + 2 है ना। तो यहाँ पे देखो 1 + 2 बराबर में 3। देखेंगे क्या ये y के अंदर है। तो हाँ ये y के अंदर है। इसके बाद में x का मान हम लोग लिखते हैं 2। तो y बराबर कितना हो जाता है 2 + 2 कुल मिला के 4 के बराबर आ जाता है। लेकिन ये 4 जो है y के अंदर नहीं आ रहा, तो ये वाला समुच्चय हम लोग नहीं लेंगे। तो देखो 1 3 ये पहले वाला क्रमित युग्म बन गया। फिर हम लोग चलते हैं आगे, x बराबर 3 रखते हैं। तो y का मान यहाँ से मिल जाएगा 3 + 2
ये बराबर हो जाएगा 5 के, जो कि बड़े वाले y के अंदर है। तो यहाँ से मिल जाएगा अपने को 3 5, ये वाला अवयव मिल जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो x बराबर 4 लिखते हैं, y बराबर में 4 + 2 मिल जाएगा 6 के बराबर, जो कि बड़े वाले y के अंदर नहीं है, तो ये वाला नहीं लेंगे हम लोग। x बराबर में 5 लेंगे तो यहाँ से y बराबर में 5 + 2 हो जाएगा, और ये कुल मिला के कितना बन जाएगा 7 के बराबर, जो कि y के अंदर है। इस तरह से अपने पास 5 7 ये वाला अवयव बन गया। तो R1 को सबसे पहले परिभाषित कर देते हैं हम लोग रोस्टर रूप में। कौन कौन सा अवयव आ गया, 1 3 3 5 और 5 7, ये अवयव आ गए। अब इसके बाद देखिए यहां से हम लोग इस तरह से लिखते हैं। देखिए ये मान लो अपने पास x समुच्चय है और ये मान लो अपने पास y समुच्चय है, ठीक है। इनमें अवयवों को हम लोग लिख देते हैं इस तरीके से। इसके अवयव है 1 2 3 4 और 5। इसके अवयव कौन कौन से हैं, 1 3 5 7 9। x से y में ये संबंध परिभाषित है R1, और इसमें देखिए यहाँ पे हमें बोला है, देखो एक किससे संबंधित है, एक 3 से संबंधित है, तो एक को मिला दिया 3 से। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 3 किससे संबंधित है, 5 से संबंधित है, तो 3 को मिला दिया 5 से। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 5 किससे संबंधित है, 7 से। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि x बराबर 2 व x बराबर 4 के लिए, x बराबर 2 और x बराबर 4 के लिए सहप्रांत में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो इनके प्रतिबिंब बन सके। तो हम लोग कहेंगे कि कोई भी प्रतिबिंब सहप्रांत में मौजूद नहीं है, सहप्रांत में मौजूद नहीं है। और हमें क्या बोला था कि प्रांत के हर एक अवयव का हमें प्रतिबिंब मिलना चाहिए। तो ये देखो कौन सी दूसरी वाली शर्त को, पहली वाली शर्त को यह संतुष्ट कर रहा है, दूसरी वाली पे तो हम लोग जाएंगे ही नहीं कि एक से ज्यादा प्रतिबिंब हमें मिलते हैं, नहीं मिलते, एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है। लेकिन x बराबर 2 और x बराबर 4 के लिए कोई भी प्रतिबिंब अपने को सहप्रांत में नहीं मिल रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि R1, इसलिए R1 एक फलन नहीं है। इसके बाद हम लोग ऐसे ही करके सारे के सारे मान निकाल लेंगे। तो R2, सबसे पहले हम लोग R2 को लिखते हैं। तो R2 संबंध है अपने पास इस तरीके से परिभाषित है, 1 1 2 1 3 3 4 3। तो लिखेंगे 1 1 2 1 3 3 4 3, और एक अवयव और रह गया इसमें, कौन सा वाला है, ये वाला है 5 5। तो देखिए यहाँ से 5 5। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए x के अवयव कौन कौन से थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबका नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 1 हमको मिल गया, 2 हमको मिल गया, 3 हमको मिल गया, 4 हमको मिल गया, 5 हमको मिल गया। तो पहली वाली शर्त को तो संतुष्ट कर रहा है कि प्रांत में उपस्थित सभी अवयवों के प्रतिबिंब मिलने चाहिए, मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमको ये तो देखना है कि किसी भी अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं मिल रहे। तो देखो हर बार अपने पास 5 ही अपने पास अवयव है और पांचों अवयवों के प्रतिबिंब मिल रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किन्हीं भी 2 अवयवों के समान प्रतिबिंब हो जाए, तो उससे फलन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हर एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, तो दूसरी शर्त को भी संतुष्ट कर रहा है। इसलिए हम लोग कहेंगे R2 एक फलन है। इसी तरह R3 और R4 के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए हम लोग चलते हैं R3 पे। तो R3 में यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम पहली शर्त ये है कि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में कोई ना कोई प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 के लिए देख लेते हैं, 1 का प्रतिबिंब मिल रहा है, फिर 1 का प्रतिबिंब मिल रहा है। यहीं पे हमारे पास गड़बड़ हो गई। तो गड़बड़ ये हुई कि पहली चीज तो 2 और 4 का प्रतिबिंब नहीं मिल रहा, तो ये पहली वाली शर्त असंतुष्ट हो जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं एक बार तो प्रतिबिंब मिल गया 1, दूसरी बार में प्रतिबिंब मिल गया 3। तो और इसी तरह यहाँ पे 3 का भी 2 प्रतिबिंब मिल रहा है, तो ये वाली शर्त को भी असंतुष्ट कर देगा। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे, इसलिए R3 एक फलन नहीं है, एक फलन नहीं है। R4 के लिए भी देख लेते हैं। और R4 में देखो सबसे पहले तो चेक करेंगे इन सारे अवयवों का प्रतिबिंब है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 यहाँ पे मिल रहा है, 4 यहाँ पे मिल रहा है और 5 यहाँ पे मिल रहा है। और देखो 5 ही अवयव है, तो हर एक अवयव के जो है एक ही प्रतिबिंब अपने को मिल रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 एक ही बार आ रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि हर एक किन्हीं भी 2 अवयवों के समान प्रतिबिंब मिल जाए, लेकिन उसको
फलन की परिभाषा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो दोनों सत्यों को संतुष्ट कर रहा है। पहली चीज तो हर एक अवयव का प्रतिबिंब है और हर एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है। तो R4 भी एक फलन है, R4 एक फलन है। तो यहाँ पे देखो फलन कौन कौन सा हो गया, पहला वाला ये अपने पास फलन नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा वाला ये अपने पास फलन हो गया, तीसरा वाला अपने को फलन नहीं मिला और चौथा वाला फलन मिल गया। इस तरह से हमें केवल यही बताने थे कौन सा हम समुच्चय फलन है कौन सा नहीं है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।